तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं रैंडमली एसी सर्किट्स के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो इसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे इससे रिलेटेड जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें एसी पैरेलल सर्किट्स, सीरीज सर्किट्स और इसमें जो हमारा सर्किट्स में एंगल्स वगैरह जो निकालने होते हैं उससे रिलेटेड इसको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द सोर्स फ्रिक्वेंसी ऑफ द फिगर दिया हुआ है, इसमें जो सोर्स की फ्रिक्वेंसी वो ज़्यादा दी है, मतलब कि आपको जो फ्रिक्वेंसी एफ जो है ये आपको ज़्यादा दी है, मतलब 50 हर्ट्ज है। तो अगर इसे हम बढ़ा दें तो तब क्या होगा, ये क्या है। देखो अब इसमें फ़र्क किस में पड़ना है, करंट की बात कर रहा है इसमें, कैपेसिटिव एंड वगैरह वगैरह। अच्छा इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर कोई जो सर्किट दिख रहा है, देखो इसमें आर दिख रहा है, एल दिख रहा है और सी दिख रहा है। ठीक है, अब आर दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी वाली ब्रांच में क्या होगा। देखो I1 करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी या I2 करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये बताना है आपको। I1 करंट ज़्यादा होगा या फिर आपका जो I2 करंट है ये ज़्यादा होगा, आपको ये चीज़ बतानी है। तो आप इसको कैसे करेंगे, ज़रा इसको देखो, इसको हम करेंगे कैसे। इसको करने का तरीका ये है, हम इसको सबसे पहले ऐसे करेंगे। देखो पहली वाली ब्रांच है, इस वाली ब्रांच में देखो इंडक्टर है। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर का अगर आपने फॉर्मूला एक्सएल का पढ़ा होगा तो वो होता है ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ एल। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि एक्स एल इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। अगर आप फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाओगे तो एक्स एल की वैल्यू बढ़ेगी। अब खुद बताओ कि एक्स एल क्या होती है, रोकने वाली टर्म होती है। अगर आपकी एक्स एल की वैल्यू बढ़ेगी तो करेंट की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। घटेगी, ठीक है। तो आपको ये पता चल रहा है कि I1 करंट का मान यहाँ कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अच्छा दूसरा वाला केस देखते हैं, दूसरा वाला केस में क्या होगा। अगर यहाँ पर को इस वाले I2 करंट की बात करें तो I2 वाले में क्या होगा, देखो इसमें कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर क्या होता है, XC। कैपेसिटर क्या होता है, ये होता है XC। अगर इसमें देखो XC क्या होता है, वो होता है 1/2 पाई एफ सी। अब यहाँ पर देखो फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो XC क्या होगा, घटेगी। XC की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं और XC की अगर वैल्यू कम होगी तो इस केस में क्या होगा, इस वाले केस में ये होगा कि जब XC की वैल्यू कम होगी, XC क्या होती है हमारी, XC जो होती है हमारी, हमारा रिएक्टेंस होता है। तो अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि I2 करंट जो हमारी है वो बढ़ेगी और जो I1 करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हमारी कम होगी। तो I1 की करंट की वैल्यू कम होगी और I2 करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अब इसके हिसाब से आप ऑप्शन को देखो, कॉइल टेक्स हाई लैगिंग करंट, नहीं, कैपेसिटर करंट इज़ हाई लीडिंग करंट। देखो कैपेसिटर, ये वाला आपका आंसर होगा बी वाला, क्योंकि जो कैपेसिटर की करंट है वो हाई होगी और लीडिंग टाइप की होगी, कह रहा है कि कैपेसिटिव जो करता है वो लीड करवाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का बी। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, ज़रा इसको देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, द सर्किट, वही फिगर में जो सर्किट दिया हुआ है, विल बी द रिजोनेंस। इसमें देखो रिजोनेंस की कंडीशन का क्या होगी, कह रहे हैं। देखो रिजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, नॉर्मली बच्चा देखो इसमें टिक मार देगा एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी तो तब होगा ना जब हमारे पास सीरीज सर्किट दिया हुआ है, पैरेलल सर्किट है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना, इसका आंसर होगा, आंसर ये होगा सी वाला, जब वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होंगे। अब वोल्टेज और करंट एक ही फेज में कब होते हैं, वो होते हैं रजिस्टिव सर्किट में। जिस फेज में वोल्टेज है उसी फेज में करंट होगा। अब अगर इसमें ओनली रजिस्टिव ही रह गया तो इट मीन्स ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हट जाएगी। तो इसमें कौन सा रहेगा, ओनली रेजिस्टेंस रहेगा। तो हमारा रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, जिसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में बराबर होती है, मतलब कि ये कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। ये तो होता है सीरीज सर्किट को अगर आप याद करो तो हम एक्सएल इजिकल टू एक्सी करते हैं। एक्सएल इजिकल टू एक्सी होने से क्या होता है, तो सर्किट में ना, उसमें क्या होता है, देखो उस वाले केस में ये हो जाता है कि अगर यही सीरीज में होता तो देखो सीरीज में आर, ये एल और ये सी है। तो इसमें देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर, तो कट जाएगी। तो बचता क्या था, ओनली रेजिस्टेंस बचता था। तो ये केस इसमें भी होगा। ये केस कब होगा, ये ऑप्शन नंबर सी वाले केस में होगा, जब हमारा वी और आई सेम फेज में होंगे। और वी और आई सेम फेज में कब होते हैं, रेजिस्टिव के केस में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में, अच्छा ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपको बताना है कि कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। अच्छा आपको कंडक्टेंस बताना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं सीरीज की बात करूँ, देखो ये रेजिस्टेंस का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो क्या क्या होता है,
अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, अगर आपको एलिमेंट की बात हो, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट जिसको हम कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जी से दिखाते हैं, कंडक्टेंस। ऐसे ससेप्टेंस होता है इसी में टर्म, वो होता है रिएक्टेंस का उल्टा। एक्स का जो जस्ट अपोजिट होगा उसको हम क्या कहते हैं, ससेप्टेंस, जिसको हम बी से दिखाते हैं। और ऐसे ही अगला टर्म है जेड, जिसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, मतलब कि एडमिटेंस, सॉरी एडमिटेंस कह रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं हम, हाँ, इसको हम कहते हैं क्या, प्रतिबाधा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। और ये रेजिस्टेंस हो गया, वो हो गया हमारा, अरे यार टर्म याद नहीं आ रही मुझे तो, जो भी कहते हैं अभी याद आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का उल्टा क्या होता है, प्रतिबाधा का उल्टा होता है हमारा एडमिटेंस, जिसको हम दिखाते हैं वाई से, दिखा सकते हो आप किसी भी टर्म से दिखा लो, वाई से हम इसको दिखा देते हैं। तो जैसे ये फॉर्मूला होता है ऊपर, आर इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं हम, सॉरी, जेड इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं जैसे जेड इज इक्वल टू, हम इसको लिखते हैं जेड इज इक्वल टू आर प्लस माइनस जे एक्स। वैसे इसमें हम लिख देंगे वाई इज इक्वल टू जी प्लस माइनस क्या, बी, बी से हम इसको दिखाएंगे, और यहाँ पर वो आपके साथ क्या आ जाएगा, जे की टर्म आ जाएगी, जे बी, सॉरी ये आ जाएगा आपका जे बी आ जाएगा। तो अब इस वाली कहानी और इस वाली कहानी में थोड़ा सा अंतर ही होता है। जब यहाँ पर को देखो कैपेसिटिव होता है, जब सर्किट में कैपेसिटर होता है, तो यहाँ पर को जो हमारा ये वाली टर्म है, कौन सी वाली, जेड इज इक्वल टू, जेड वाली केस में क्या होता है, जेड वाली केस में हमारा क्या हो जाता है, देखो माइनस की टर्म आ जाता है, मतलब कि इसमें साइन जो आ जाता है, क्या आ जाता है हमारा, माइनस आ जाता है। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट होगा, जब यहाँ पर को माइनस होता था तो यहाँ पर को प्लस होगा, जब यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ माइनस होगा। कहने का मतलब है कि अगर सर्किट में कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर वाले केस में यहाँ पर वाले में तो माइनस आता था, लेकिन इस वाले में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जस्ट अपोजिट कर देना है। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, अब इस सर्किट का कंडक्टेंस निकालना है। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, आर दे रखा है और एक्स दे रखा है। सिंपली हमें सीरीज में सर्किट दिया है तो हम सीधे लिख देंगे जेड इज इक्वल टू, ठीक है, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस तो होगा नहीं, सॉरी माइनस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या दिया है हमें, इसमें हमें दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू, इंडक्टेंस दिया हुआ है तो ये सीधे सीधे लिख देंगे हम क्या, आर प्लस जे एक्स, ठीक है। अच्छा अब हमने निकालना क्या है इसमें, हमने इसमें निकालना है कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस निकालना है तो हमें पहले एडमिटेंस की ओर जाना पड़ेगा, तो हम इसमें लिखेंगे 1/z कर देंगे इसको। तो 1/z इज इक्वल टू 1/r प्लस जे एक्स। अब इसके कंजुगेट से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा आर माइनस जे एक्स, और नीचे आपका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, प्लस बना देगा इसको एक्स स्क्वायर, ये टर्म आपके नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर वो पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब आंसर इसमें क्या है, ऊपर क्या आ रहा था हमारा, ऊपर हमारा क्या आ रहा था तो इसको जैसे आपने कंडक्टेंस निकालना था, हाँ। अब देखो कंडक्टेंस निकालना, तो कंडक्टेंस निकालने के लिए वहाँ पर को आप जब सॉल्व कर रहे थे तो ये बन जाएगा 6/, देखो अलग अलग दो टर्म में तोड़ना पड़ेगा, 6/, नीचे 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाता है 100, कितना हो जाता है 100, प्लस ऐसे ही दूसरी जो टर्म थी वो जे के साथ जो आ रही थी वहाँ पर, वो जे इंटू वाली 8 आ जाएगा इसके साथ, अपॉन, क्योंकि एक्स है, अपॉन 100, ऐसे आप इसको लिख दोगे। अच्छा अब इसमें आप देखो, आपने कंडक्टेंस निकालना, तो ये वाला टर्म आपका कंडक्टेंस वाला है और ये वाला टर्म आपका ससेप्टेंस है। तो कंडक्टेंस निकालना है तो कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.06। 0.06 किसका आंसर है, ये वाला आंसर है, थर्ड वाला आंसर, ठीक है। शायद आपके समझ में आया हो, पता नहीं आया नहीं आया, लेकिन एक बार आप इसको ध्यान से देखना, आपके समझ में आ जाएगा। अच्छा अगले वाले में देखो ससेप्टेंस निकालना है, ससेप्टेंस कितना हो जाएगा, अभी मैंने आपको बता रखा था 0.08, ये ससेप्टेंस आपका निकल गया। अच्छा अब नीचे वाला कंडीशन देखो क्या है, ये मैंने अभी आपको जो समझाया था। तो सर्किट जो दे रखा है ये कैसा सर्किट होगा, रेजिस्टिव होगा, इंडक्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा। देखो ये तो आपका जी है, जी को मतलब आप एक तरीके से आर की तरह मान सकते हो, ठीक है, आर का उल्टा होता है। और ये कौन सा है आपका, ये माइनस में दिया, देखो ये ध्यान में रखना, माइनस वाला उस वाले केस में क्या होता है हमारा, माइनस वाला हमारा होता है कैपेसिटेंस। लेकिन ये कौन सा वाली टर्म है, ये वाली टर्म है हमारी इसकी अपोजिट वाली, क्योंकि इसमें पैरेलल सर्किट दिया हुआ है। अगर ये सर्किट सीरीज में होता तो केस अलग हो जाता, तो जी और बी है
तो इसका मतलब ये है इंडक्टिव सर्किट, माइनस टर्म की वजह से हम इसको इंडक्टिव सर्किट कहेंगे। नीचे इसी वाले से इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पावर लॉस ऑफ द सर्किट, पावर लॉस किसकी वजह से होता है, देखो हमेशा याद रखना, पावर लॉस जो होता है वो रेजिस्टेंस की वजह से होगा या कंडक्टेंस की वजह से होगा, इनकी वजह से पावर लॉस नहीं होते हैं। ये पावर क्या करते हैं, ये पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, ये पावर मतलब अपने अंदर स्टोर कर देते हैं, स्टोरेज एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब भी देखो यहाँ पर को आर दिया हुआ है, तो आर की वजह से हमें निकालेंगे। फॉर्मूला हमने सिंपल पढ़ रखा है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा आई स्क्वायर आर होता है ना फॉर्मूला, पावर निकालने का, पावर लॉस निकालने का, तो हमें इसमें पावर लॉस ही निकालना है। अच्छा, तो यहाँ जी दिया हुआ है, जी क्या होता है, आर का उल्टा होता है, तो यहाँ पर आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/जी। 1/जी का मतलब कि 1/0.01, मतलब कि आर की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 100, आर की वैल्यू आ गई कितनी 100, आर की वैल्यू जैसे 100 आई। अब आप क्या करोगे, आर की वैल्यू 100 निकाल दी, अब आपको पावर निकालनी है ना, तो इसमें अच्छा V² अपॉन आर से निकल जाएगा, V² अपॉन आर करो, 100 × 100 अपॉन 100, तो इससे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 वाट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ो, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है, द पावर लॉस इन अ सर्किट शोन इन अ फिगर। अच्छा, इस वाले फिगर में आपको पावर लॉस निकालना है। अभी वही जो बात हो रही थी वही होगी, पावर लॉस किसकी वजह से होता है, पावर लॉस होता है सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये वाला रेजिस्टेंस वाली सर्किट वाला आ गया, तो इसमें आपको देखो पावर लॉस आपको निकालना है, पावर लॉस निकाल के सीधे सीधे इसमें फॉर्मूला लगा दो, आई आर की वैल्यू निकालो, आई आर कितना होगा यहाँ पर को, आई आर की वैल्यू देखो, पहले सर्किट में वोल्टेज सब जगह बराबर होगी, तो यहाँ पर को भी 240 ही वोल्टेज होगी, तो अपने आई आर निकालना है, तो आई आर इज इक्वल टू आप सीधे सीधे निकाल सकते हो 240/60। यहाँ से आई आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, आई आर की वैल्यू 4 आ गई। आपने पावर लॉस निकालना है, तो पावर लॉस कैसे निकालोगे, I² R से निकाल दो, I²R, आई की वैल्यू आपने 4 निकाली है, 4 का स्क्वायर और 60 ही, तो ये हो गया कितना, 8 8 हो गया ना। ऐसे भी निकाल सकते हो, मैच हो रहा नहीं मेरे, और इसमें 960 ही आ रही है इसकी, तो 960 आ रहा है। अगर V²/R रखें तो इसमें भी सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, ज़रा देखें, V²R से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं तो पैरेलल सर्किट है, इसमें V²R ही लगाना पड़ेगा। V²/R लगाऊँ तो 240/240/60, 60 से कितना टाइम करता है, 4 टाइम करता है, हाँ 960 ही आ गया ना, तो 960 ही आपका क्या आएगा, होगा, पावर लॉस होगा। ठीक है, कैसे भी कर लो, आपका आंसर वही आना है, तो इसका आंसर आ गया 960। आगे बढ़ो, ये कह रहा था एक्टिव कंपोनेंट लाइन करंट, इस लाइन करंट निकालना, मतलब इस आई की वैल्यू निकालनी है, मेन आई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे आई की वैल्यू, देखो आर है, आर जो है वो है 4, 4 आ रहा था ना आई में, आई आर की वैल्यू 4। अच्छा, इसमें देखो आई एल की वैल्यू क्या आएगी, 40 वो है, 40 240/40 करो, 240/40 वी बाई आर करोगे तो 240/40 से कितना आ जाएगा, 6, तो 6 इंडक्टेंस की वजह से, चलो ये 6 ऊपर की ओर इंडक्टेंस कर देगा, ये नीचे की ओर करेगा, यहाँ 80 है तो 80 में दिया तो 3, ये 3, ये 6, ये 4, और इसका टोटल अगर आप निकालोगे तो वो बन जाएगा, देखो ऊपर की ओर, क्योंकि 6 ऊपर की ओर था, 3 नीचे की ओर था, 6 - 3 करोगे तो ये तो 3 टोटल ऊपर की ओर हो गया, 4 इधर की ओर था। इसका आप क्या लोगे, आप इसका आप लोगे रिजल्टेंट लोगे, तो इसका रिजल्टेंट लोगे तो ये रिजल्टेंट आपका यूँ आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5, तो एम्पेयर कितनी होनी, हाँ ठीक करो ना, 5 है नहीं ऑप्शन, गलत क्यों हुआ, निकालना क्या, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें तो अगर टोटल करंट निकालनी होती तो 5 आता ना, इस पर एक्टिव कंपोनेंट कह रहा है, एक्टिव कंपोनेंट तो 4 हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वजह में जो इतनी करंट है उसको हम एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं, आई कॉस थीटा, तो आई कॉस थीटा होता है, तो आई कॉस थीटा हमारी वैल्यू यहाँ से देखेंगे ऐसे, आई कॉस थीटा, ये थीटा, तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा, तो ये वाली टर्म को कहते हैं आई कॉस थीटा, तो यहाँ पर जो करंट है वो 4 एम्पियर की होगी। ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। टोटल करंट अगर पूछी जाती तो तब आप क्या करते, इसमें क्लिक करते कि इसमें 5 एम्पियर में करंट कर, तो ये होती इसमें इस सर्किट की टोटल करंट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे में आपको क्या निकालना है, द पावर टेकन बाय द सर्किट शोन इन अ फिगर, जो सर्किट में आपको दिया है इसमें टोटल कितनी पावर होगी ये निकालना है। अच्छा, पावर टेकन बाय द सर्किट, वही, अच्छा इसमें वही वाला केस आ गया, ये रेजिस्टेंस की वजह से आएगी, तो इसमें सीधे निकाल दो, 240 × 240 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है इसका 30,
30 से काट दो इसको, कितने टाइम करता है? 36 जा 8 जा 8 जा 8 जा कट गया, 8 24 कितना होता है? 1920 आएगा ये। तो 1920 वाट आ जाएगा, मतलब आंसर जो आपका आएगा वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको भी देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है द पावर कंज्यूम, इसमें ठीक हो गया, द पावर कंज्यूम बाय द सर्किट सोन। इस वाले सर्किट में पावर कितना कंज्यूम होगा वो निकालना है। अब देखो भैया, इसमें ये और ये, इसकी तो हमें ज़रूरत है नहीं, पावर कंज्यूम निकालना पड़ेगा। तो इसमें हम पैरेलल सर्किट के उससे तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज टोटल 240 ऐसे होगी। तो अब हमने इसमें I1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी? देखो इनका रिजल्टेंट अगर आपको निकालना आ गया है तो देखो XL ऊपर की ओर और R सीधा होता है। तो ऊपर की ओर कितना है? 3, सामने कितना है? 4। ये पहले वाले I1 के वाले केस में बता रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 5। तो इसका टोटल जो जेड आएगा इस वाले के लिए, जो जेड आएगा वो 5 आएगा। ऐसे इस वाले के लिए निकालोगे तो इस वाले का सेम वही केस है, 3 नीचे 4 ऊपर की ओर। तो इसका भी वही पाइथागोरस लगा गया, 5 इसका आएगा। दोनों का 5 5 आ गया। दोनों में कितना कितना आ गया? जेड 5 5 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें करंट निकालनी है। तो करंट कैसे निकाल लोगे? करंट निकालने के लिए सीधा तरीका है, वी इक्वल टू 120 V अपॉन जेड, कितना है? 5। यहाँ से करंट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 24 आ जाएगी। 24 एम्पियर इस वाले में जाएगी और 24 एम्पियर इस वाले में जाएगी। ठीक है, अब आपको निकालनी है किसकी वैल्यू? आपको निकालनी है इसमें पावर लॉस। पावर लॉस सिर्फ रेजिस्टेंस में होगा, तो आप इसमें I2R फॉर्मूला लगाओगे। तो I2R लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। 576 इंटू 4, 576 इंटू 4 करना, तो 576 इंटू 24 ही आ रही है ना करंट। हाँ, तो 576 इंटू 4 करोगे तो पता नहीं जितना भी आएगा, समथिंग कुछ आएगा, जो भी आएगा, प्लस इधर वाले में भी आएगी। तो इतने में पावर लॉस ये, इस वाले में पावर लॉस उतना आएगा। अब दोनों का आप जोड़ लेना, तो दोनों को जोड़ लोगे। अब पैरेलल में पावर जो होती है सीधे सीधे जुड़ जाती है। P=P1 + P2 करेंगे तो ये आ जाएगा 576 + 4 इस वाले का, ऐसे 576 + 4 ये वाले का। टोटल आप निकाल लेना कितना आएगा। ये लगभग 2448 लगभग, ये 4600 4700 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़े। आगे कौन सी क्या क्वेश्चन है अब? इन अ सर्किट इतने में कनेक्टेड 124 सर्किट। अच्छा हाँ, इसी वाले में करंट निकालने को कह रहा है ये। इसी वाले सर्किट में ये कह रहा है कि करंट कितनी फ्लो होगी। तो करंट तो निकालना बड़ा आसानी है। करंट कैसे निकाल लेंगे? अभी हमें पता था कि 24 इस वाले में जा रही थी, 24 इसके बगल वाले में जा रही थी। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी? 24 और 24 48। ये भी निकाला था हमने, 24 में निकाली थी, 24 में निकाली थी। तो टोटल करंट जुड़ जाएगी I1 + I2, तो 48 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसके अगला वाला जो ये कह रहा है कि ये सर्किट कैसा है पूछ रहा है। ये सर्किट कैपेसिटिव है, इंडक्टिव है, रेजिस्टिव है या रिजोनेंस है। रिजोनेंस भी आप कर सकते हो। देखो आपने यहाँ XC और XL को देख के रिजोनेंस अच्छी तो खैर अलग वैल्यू है, अगर कभी कभी एक हो तो आप रिजोनेंस कर सकते हो। इसका सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूँ क्या है। इसमें आप एंगल निकालो, जिसका एंगल बड़ा जिस प्रोपोर्शनल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें देखो, ये पहले वाले में देखना, इस वाले में 4 रजिस्टिव है तो 4 नीचे, और ये 3 ऊपर की ओर हो, 3 और ये 4। तो आप यहाँ पर को ये निकालोगे, ये 5, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल दो। तो टेन थीटा आप अगर निकालोगे तो टेन थीटा क्या होगा यहाँ पर को, लंब बट्टे आधार 3/4। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी कितनी? 3/4, मतलब जो भी आएगी लगभग 1 से कम आएगी, मतलब पॉइंट समथिंग आएगी, मतलब 1 से छोटी आएगी। 1 से छोटी का मतलब 45 डिग्री से छोटा है। यहाँ पर वो थीटा की वैल्यू जो है 45 डिग्री से छोटी है, ये मेरे को पता चल गया। दूसरे वाले केस में देखो, दूसरे वाले केस में जो है 3 ऐसे होगा और 4 नीचे की ओर होगा। यहाँ से आप लाइन खींचो तो 3 ये, 4 ये, ठीक है, ये थीटा एंगल बन गया। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर बनेगा क्या? 4/3 बनेगा। देखो लंब ये होगा, इसमें ये वाला लंब, ये वाला आधार। तो 4/3 होगा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई
4/3। तो यहाँ से आप देखो कहीं ना कहीं थीटा की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, मतलब कि थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो ये डिग्री जो है ये 45 डिग्री से ऊपर है इसमें एंगल 45 डिग्री में। तो एंगल जिसका बड़ा होगा वो वैसा होगा, तो एंगल इस वाले में बड़ा आएगा। तो ये कौन, इसमें क्या है, कैपेसिटर है। तो ये आपका जो सर्किट होगा वो कैपेसिटिव सर्किट होगा। तो आप एंगल के थ्रू इसको समझ सकते हो कि जिसका एंगल बड़ा वैसा आपका सर्किट होगा। समझ गए? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इस वाले में देखो क्या है, इस वाले में आपको दिया है द एडमिटेंस ऑफ अ सर्किट इस 0.1 इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये सीमेंस में दिया, एडमिटेंस दिया है, एडमिटेंस मतलब वाई की वैल्यू आपको दे रखी है। तो आपको बताना है कि कैसा सर्किट होगा। देखो ये ध्यान से देखो, ये प्लस है। अगर ये केस वाला होता ना रेजिस्टिव, और ये इंडक्टिव वाला केस होता, मतलब कि इसमें रिएक्टेंस और आपका रेजिस्टेंस दिया होता, ठीक है, तो वहाँ पर को आपको क्या करना पड़ता, वहाँ पर को आप जब आप इसको करते तो आप इम्पीडेंस, सॉरी मेरे को नाम याद आ रहा था, तो आपको प्रतिबाधा कह रहा था मैं, प्रतिबाधा क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। तो आपको इम्पीडेंस निकालना होता है। देखो कभी कभी ध्यान में आता ही नहीं ना, हम कितना भी मतलब सोचते हैं तो कभी माइंड में आता ही नहीं। तो आप ये देखो प्लस साइन है, प्लस साइन किसके केस में होता है, उस वाले में तो रेजिस्टेंस, यहाँ पर को कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर एडमिटेंस है, एडमिटेंस में उल्टा होता है, प्लस साइन कैपेसिटिव वाले केस में होता है। तो आंसर 20 का सही होगा। अगले वाले में आओ, इन अ पैरेलल एसी सर्किट पावर लॉस इज ड्यू टू। पैरेलल सर्किट में पावर लॉस किसकी वजह से होगा भैया, वहाँ रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस उल्टा कंडक्टेंस होता है, तो कंडक्टेंस की वजह से होगा, ध्यान में रखना। अब इसमें देखो, इसमें आपको फिर वही चीज़ पूछती है, यहाँ माइनस एंगल आया है, माइनस एंगल आया है तो आप क्या होगा, आप खुद बताओ, माइनस एंगल होगा तो आपका इंडक्टिव होगा, क्योंकि माइनस इंडक्टिव में होता है। उधर वाले में क्या होगा, अगर इसी में इम्पीडेंस निकालना हो तो वहाँ पर इम्पीडेंस वाले सर्किट में पॉजिटिव जो होता है वो इंडक्टेंस में होता है, नेगेटिव जो होता है कैपेसिटेंस में होता है। यहाँ इसका उल्टा होता है एडमिटेंस वाले में, ये याद रखना। अगले में देखो, इसमें वही तो नहीं निकालना, अगर ये माइनस साइन है तो माइनस साइन साफ बता रहा है कि भैया ये इंडक्टिव है, ये इंडक्टिव है। लेकिन यहाँ पर कोई इंडक्टिव नहीं पूछा है, यहाँ कुछ और पूछा है। इसने कहा है कि ससेप्टेंस निकालो कह रहा है। देखो ससेप्टेंस निकालना मैंने आपको बता दिया, एक तो तरीका वो है, वो कंजुगेट्स वगैरह से आपने निकाला। आपको फार्मूला बताता हूँ, एक फार्मूला आपका अगर निकालना है ससेप्टेंस, तो सिंपल आप फार्मूले से निकाल सकते हो। ससेप्टेंस मतलब कि एक्स स्क्वायर, जो इसमें दिया होगा एक्स, मतलब यहाँ पर वो आप किससे दिखा सकते हो, इसको बी भी कह सकते हो, बी स्क्वायर अपॉन, या यहाँ पर वो ससेप्टेंस जब भी निकालना होगा, जैसे भी निकालना होगा ये करोगे, अपॉन आपका टोटल जो ये निकलेगा क्या, वाई, इसका आप क्या कर दोगे, का स्क्वायर कर दोगे। ठीक नहीं, फार्मूला रुको मैं बता रहा हूँ, इसका फार्मूला होता है आपका, वैसे अगर हम निकालते हैं ना, एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं आता, एक्स अपॉन जेड स्क्वायर करते हैं ना, तो ये चीज़ इसमें भी करनी पड़ेगी हमें। अब हमने करना क्या है, ये जो मेरे को दिया है, ये 2 दिया हुआ है 2, और इसका आप टोटल निकालो। देखो 2 1 1 सीधा, 2 अगर कैपेसिटिव है तो ऊपर की ओर होगा, 2 सॉरी माइनस में है तो क्या ये इंडक्टिव होगा, 2 ऊपर की ओर, ये इधर की ओर। इसका रिजल्टेंट निकालो तो ये आ जाएगा √5। पाइथागोरस आप लगाओगे तो √5 आ जाएगा। √5 की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो आप रख दोगे कितना, 2 अपॉन जेड स्क्वायर कहा था मैंने, जेड स्क्वायर मतलब वही, यहाँ पर को अगर हम करेंगे तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा वाई का स्क्वायर, तो वाई √5 आएगा, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर लगेगा, ये 20 हो जाएगा तो 4 टाइम जाएगा, तो 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे अगर मैं पढ़ूँ, अगला सर्किट क्या है, द सर्किट, द इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट। अच्छे से इम्पीडेंस को निकालना था मुझे, ठीक है, इम्पीडेंस निकाल तो दिया मैंने, ये फॉर्मूला होता है इम्पीडेंस निकालने का। हाँ इम्पीडेंस, अच्छा ये इम्पीडेंस दिया था मुझे, सॉरी इम्पीडेंस दिया था, फॉर्मूला वही रहेगा क्या, एक्स अपॉन, फॉर्मूला यही रहेगा, मैं गलत यूज कर रहा था, एक्स अपॉन जेड स्क्वायर से आप निकालोगे, ये याद रखना है, एक्स स्क्वायर जेड अपॉन, ये होता है हमारा ससेप्टेंस निकालने का। और अगर यहीं पर को रेजिस्टेंस, ये कंडक्टेंस निकालना होता है जी, तो वहाँ पर को हो जाता है हमारा आर अपॉन जेड स्क्वायर, यहाँ से निकल जाता है आपका जी। ठीक, अच्छा ये यहाँ से आगे देखो क्या है कहानी, कि इस वाले में जो करंट जा रही है 0.7 जा रही है, इस वाले में जा रही है 0.5, और एक कैपेसिटर और इंडक्टर हैं एक दूसरे से ये जस्ट अपोजिट होते हैं, कितने 180 डिग्री में। तो ये 180 डिग्री में अपोजिट होंगे, तो ये 0.7 होगा, ये 0.5 होगा, तो टोटल रिजल्टेंट एक की तरफ 0.2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.2। तो इसका आंसर सीधे सीधे 0.2 आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। ये जो वोल्टमीटर है ना, इसकी रीडिंग कितनी होगी कह रहा है, वोल्टमीटर की रीडिंग होगी 0। क्यों होगी 0,
ये 5 ओम है और ये 5 ओम है। अब जब ये दोनों 5 ओम के हैं तो नया सर्किट कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट इस तरीके से, क्योंकि ये रेजोनेंस की कंडीशन बन जाती है। जब एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाता है, रेजोनेंट कंडीशन है, तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से जो करंट आएगी ना वो सीधे यहाँ से यूँ निकल जाएगी, ये वोल्टमीटर कोई भी करंट नहीं जाएगी, तो इसका जो रीडिंग आ जाएगी वो फिर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आगे बढ़ें, आगे बढ़ना है तो शुरू करते हैं। 1 मिनट। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द साइनसॉइड सर्किट। अच्छा, इसमें आपको बताना है कि जो सर्किट दिया हुआ है इसमें करंट की वैल्यू क्या दी है। देखो वोल्टेज आपको दिया हुआ है और यहाँ से पहले आप इसका इम्पिडेंस निकाल दो, जेड निकाल दो, तो फिर आई निकालने के लिए वी अपॉन जेड कर देंगे। तो सबसे पहले देखो हमें क्या क्या दे रखा है, ये दिया है, ये दिया है ओम में, और ये दिया है हेनरी में, तो इसको भी ओम में बदलना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये है एक्स सी एक्स एल, तो इसको क्या लिखते हैं हम, 2 पाई एफ एल, इसको 2 पाई एफ एल लिखते हैं। अच्छा, या ओमेगा एल लिखते हैं। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे को दी हुई है, देखो कितनी दी है, 300, तो आप लिख दो इसको 300 और इसको करो मल्टीप्लाई 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 600 ओम। 600 ओम इसकी वैल्यू आ गई, 600 ओम इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो जैसे इसकी 600 ओम वैल्यू आ गई, तो ये 600 ओम और ये 600 ओम, यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी बन गई। ये अगर मैं ऐसे खींचूँ सर्किट, ये जो इधर को होगा ना, ये रेजिस्टेंस होगा, तो 400 और 200 जोड़ोगे तो ये 600, और जो, चलो 1 मिनट ऐसा करते हैं, ये काटो, इसको करो ऐसे, ये देखो ये आपका रेजिस्टेंस 400 और ये 600, और जो ऊपर को चले जाएगा ये इंडक्टेंस, ये भी आपका भी आपने 600 निकाल दिया है। बस यहाँ से आप निकाल दो थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी आपकी कितनी, टेन थीटा इज इक्वल टू 600 अपॉन 600, लंब बट्टे आधार होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया आपने। एक आ गई, तो थीटा की वैल्यू एक किसके लिए होती है, 45 डिग्री के लिए होती है। यहाँ 45 डिग्री वाला कौन सा ऑप्शन है, देखो 45 ऑप्शन वाला पहला वाला ऑप्शन है, यहाँ से तो आपकी 45 डिग्री आ गई। बाकी अगर आपको ये भी निकालना है तो इसको अंडर रूट 600 का स्क्वायर प्लस 600 का स्क्वायर, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ये 600 ही आ रहा था, जितना भी आ रहा है वो, तो यहाँ से आप इसका आंसर निकाल लोगे, तो ये पहला ऑप्शन आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द साइनसॉइडल एक्सप्रेशन ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का क्या एक्सप्रेशन होगा, अच्छी तो हो गया था ना, नीचे वाला है। फॉर द सर्किट शोन ए फिगर इन अ पोलर फॉर्म आई, आई की वैल्यू आपको निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालें आई की वैल्यू, समस्या तो ये है ना, तो ये तो पोलर में बदलना है। जो 60 ओम आपको यहाँ दिया है, 120 ओम आपको यहाँ दिया हुआ है, तो आपको पहले पता होना चाहिए हम इसको लिखते कैसे हैं। हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 60 प्लस J 120, इसको इस फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इंडक्टेंस में प्लस J आएगा, और अगर यहाँ कैपेसिटेंस होता तो माइनस हो जाता। ये ओम में है पहले, तब अगर ये ओम में नहीं होके हेनरी में होता तो इसको ओम में बदलना पड़ता। अच्छा, इसको पोलर फॉर्म में बदलना है, तो पोलर फॉर्म में कैसे बदलते हैं, पोलर फॉर्म में बदलने का तरीका ये देखो, ये 60 होगा सीधी जो लाइन में चलेगा, और ये जो जे वाला है ऊपर को जाएगा 90 डिग्री में, तो ये 120 होगा इधर ऊपर वाला, ये 60 होगा। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो इसको निकाल दो, तो 120 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर, तो 12 में 144 होता है, और 6 36 होता है, तो ये तो अंडर रूट आ जा रहा है आपका 180, 100 बाहर आ जाएगा उसमें से, 90 90 का मतलब 36 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 6, तो ये आपका आ गया कितना पता है, 60√5, 60√5 इसका आ रहा है मैग्नीट्यूड। किस वाले का आ रहा है, इसका, ठीक है। और 60√5 की वैल्यू हो जाएगी 2.25 होती है इसकी, 120 लगभग 135 के आसपास इसकी वैल्यू आ जा रही है, किसकी, जेड की वैल्यू। और वी कितना दिया आपका, ये तो आई इजिकल टू वी 120 अपॉन कितना कर दोगे आप, वही 135, तो ये आपका आ जा रहा है 120/35, लगभग ये 0.9 के आसपास आ जा रहा है। 0.9 वाला आंसर कौन सा, देखो 0.9 वाला आंसर है आपका ये लास्ट। अच्छा, अब यहाँ पर को एंगल निकालना है ना,
अब ये एंगल कैसे निकलेगा, जरा यहाँ पर मैं आपको एंगल निकालना बता देता हूँ। देखो एंगल कैसे निकालेंगे, आपके पास क्या है था याद है, आपके पास है 60 + j120। इसको कैसे निकालेंगे एंगल, देखो ये 120 वाला ये ऊपर वाला है, 60 वाला ये है। अब आपको एंगल निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है 120/60। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ रही है 2। अब आपको टेन की अगर लिस्ट याद हो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी, तो टेन जीरो की वैल्यू से टेन इन्फिनिट की वैल्यू तक एंगल बढ़ता है। जीरो की वैल्यू जीरो होती है, फिर आता है 1/√3, ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की, फिर 1 होती है 45 की, फिर होती है √3/2 ये 60 की, फिर 90 की होती है इन्फाइनाइट। तो ऐसे वैल्यू बढ़ती है। आप देखो लगातार वैल्यू बढ़ रही है। ये √3/2 की वैल्यू जो होती है ना, अगर आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो 0.86 नहीं, मैं सही लिख रहा हूँ, नहीं गलत लिख दी मैंने। ये जो ये वैल्यू होती है 60 डिग्री की, 60 डिग्री वहाँ तो सही है, 0 डिग्री की 0, और 30 की होती है 1/√3, 45 की 1, और 60 की √3, और 90 की इन्फिनिट। तो ये देखो वैल्यू कैसे बढ़ रही है, √3 का अगर वैल्यू लिखोगे तो आप ये 1.86 होती है। तो इस तरीके से वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, लगातार वैल्यू बढ़ रही है। अब आप इस वाले क्वेश्चनों में कैसे बनाओगे, इसमें आप कॉमन सेंस से बनाओगे। अभी आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 2 निकल के आई थी, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 निकल के आ रही थी, जो आपने टेन थीटा की वैल्यू लिखी थी। अब आपने यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा बराबर 2 आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, देखो 60 डिग्री के लिए इतनी आ रही है, तो ये तो कन्फर्म है कि जो वैल्यू है ना ये 60 डिग्री से बड़ी आनी है। ये वैल्यू जो आनी है 60 डिग्री से बड़ी आनी है। तो आप ऑप्शन देखोगे कि 60 डिग्री से बड़ा वाला मेरा आंसर होना चाहिए। तो मेरे को तो अब 2 की वैल्यू तो पता नहीं, तो मैं लगभग इसको मान लो या तो 65 मान लेता हूँ, 70 मान लेता हूँ। मान लो मैंने 70 मान ली इसकी वैल्यू, लगभग 70 के आसपास में थीटा की वैल्यू मान लूँगा, क्योंकि मैं अब अनुमानित चलूँगा। अब 70 आ गई। देखो अब फॉर्मूला आपने आई निकालना, I = V/R होता है, या जेड जो भी लिखो आप, इसमें जेड लिखते हैं हम AC सर्किट्स में। तो जो V की वैल्यू है वो कितनी है, 120 एंगल 30 अपॉन, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 135 निकाली थी ना, 135 एंगल, एंगल अभी बताया हमने लगभग 70 के आसपास होगा। तो ये एंगल देखो ये तो 0.8 आ जाएगा, 0.89 वाला यही कन्फर्म पता चल रहा है, क्योंकि 899 के करीब ही है। और एंगल देखो ये घट के ये लगभग -40 के आसपास आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका, इन दोनों में देखो ये वाला और ये वाला डाउट करवाएगा आपको, लेकिन ये एग्जैक्ट ज़्यादा नज़दीक आएगा 0.3, क्योंकि देखो अगर मैं 65 लेता तो ये कहीं ना कहीं 35 डिग्री आता है यहाँ पर को, क्योंकि मैंने 60 डिग्री से ऊपर लिया था, तो मैंने 70 वैसे ले लिया। तो ये वाला आपका ऑप्शन ज़्यादा सही आता है। तो आप इस तरीके से अनुमानित इन क्वेश्चनों को बनाओगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, आगे आगे जो देखो, देखो ये क्या है, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि आर की वैल्यू 300, एल की वैल्यू इतनी, वी की वैल्यू इतनी, तो टोटल इम्पीडेंस ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो बोला सिंपल है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपने बताना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बता रहा है, क्योंकि एक एल है, एक दूसरा क्या है आपका एल है और आर है, तो ये तो प्लस वाला होगा। ये दो तो वैसे हट गए, कौन कौन से, ये दोनों ऑप्शन तो आपके वैसे हट गए, ये थर्ड वाला और ये वाला। अब इन दोनों में कौन सा बचा, सिंपल है, इसके लिए आप वही निकाल दो, एक्सेल निकाल दोगे, एक्सेल की वैल्यू 2πfl से निकाल देना, आपका ऑप्शन ये आपका सही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो आगे वाला जो है इसमें क्या कहता है, इसमें ज़रा देखो, इसमें हम देखते हैं, इसमें निकालना है हमने, अच्छा टोटल इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस निकालना है। देखो ये वाले में फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखो या तो तरीका है निकालने का, 1/z = 1/r + 1/, ये कैपेसिटेंस है तो 1/-JXC, इससे आप निकालो और फिर इसको पूरा सॉल्व करो, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो और यहाँ से जेड की वैल्यू निकालो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। या आप फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको इस फॉर्मूले को निकालना है तो ये लिखोगे RXC/√R² + XC²। इस फॉर्मूले से आप जेड की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लोगे। ठीक है, जो वैल्यू आपको दी है, आर की वैल्यू कितनी दी है 1, इसकी 1.5, इसको सॉल्व करना, आपका आंसर ये निकल के आएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो फॉर्मूला निकालना और फिर लंबा पड़ेगा 1/z करके
पूरा कैलकुलेशन है उसमें। अच्छा ये वाले में इसमें क्या करना है, क्यू, ओह ये निकालना पड़ेगा। हाँ देखो अब इसको कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला होता है देखो पैरेलल सर्किट के लिए। पैरेलल सर्किट के लिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स एल अपॉन आर होता है, और इसको हम टेन थीटा भी लिखते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू भी क्या होता है, एक्स एल अपॉन आर होता है। तो यहाँ पर को आप देखो टेन थीटा बराबर Q हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में हो जाएगी 5। सो थीटा इज इक्वल टू आपको निकालना पड़ेगा। अब याद रखो थीटा की वैल्यू 5 है, तो ये 5 है तो देखो 60 से तो ऊपर होगा जो अभी बताया था मैंने, लेकिन इन्फाइनाइट से कम होगा। 60 से ऊपर है और इन्फाइनाइट से कम है, इट मीन्स यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपका ये। तो ये आप ऐसे इन क्वेश्चनों को बनाओगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ें। ये देखो इस वाले में तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद करो भैया, ये फॉर्मूला है। निकालने तरीका अगर निकालना चाहते हो तो कैलकुलेशन है 1/z इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू वही 1/r प्लस 1/j(XL) माइनस 1/j(XC). इसको पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करो, जेड की वैल्यू निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर नंबर 1 है। आगे बढ़ो। इस वाले में आपको फेज डिफरेंस निकालना है किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, एल और सी के बीच में। एल ऊपर की ओर, सी नीचे की ओर, एंगल बन गया 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर लास्ट डी वाला। इसके बाद अगले में बढ़ो। अगला क्या कह रहा है, 2 और 1.5 दे रखा है आपको, और आपको क्या निकालना है, इसमें वैल्यू निकालनी है किसकी, ओम में वैल्यू निकालनी है इसकी। इसका मतलब आपको जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी सिंपल चीज़ है। इसमें क्या करना है देखो, इसको बिल्कुल सिंपली बन जाएगा ये। इसमें एक तो देखो इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस, तो इनमें 90 डिग्री का डिफरेंस आएगा। 90 डिग्री का डिफरेंस आएगा। देखो 2 ऊपर वाला हो जाएगा, 1.5 इधर वाला हो जाएगा। फेजर डायग्राम लगाओ, पाइथागोरस लगाओ, 2.5 आ जाएगा। 2.5 आ गया। आई किसकी वैल्यू निकालनी है अब हमें, जेड की निकालनी है। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। वी कितना है 15, 15 भागा 2.5, आंसर आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो गया आपका आंसर। बस सिंपल क्वेश्चन थे, हो गए।